इजराइल के अंदर, यहूदी नहीं, ज्यूज नहीं, ज़ायनिस्ट ताकतें जो हैं वो एक आतंकवादी ताकत है। दुनिया में बड़ी बड़ी जो आतंकवादी संगठन है उसमें दो संगठन आपस में गठजोड़ कर चुके हैं अब, एक ज़ायनिस्ट फोर्सेस और एक हमारे यहाँ की मनुवादी ताकतें जो आरएसएस की शक्ल में है। ये आतंकवादी संगठन है, ये फाइनेंशियल क्राइम्स भी करते हैं दुनिया भर में। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो बैंकिंग फ्रॉड, शेयर मार्केट फ्रॉड, यही आतंकवादी संगठन आपको मिलेंगे हर जगह। पॉन्जी स्कीम्स को किसने डेवलप किया, यही आतंकवादी संगठनों के लोग आपको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी कोरोना वायरस के लिए भी बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने ये कोरोना वायरस में भी इकोनॉमिक आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला रखा है, पूरी दुनिया का हक मार के ये अपने पास कर लेना चाहते हैं। इजराइल जो कंट्री है अभी उसे 76 साल ही हुए हैं उसकी एग्जिस्टेंस को ही। भारत वो पहला देश था जिसने फिलिस्तीन की को रिकग्निशन दी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आपको बता रहा हूँ, नॉन मुस्लिम पहला देश था। 1990 तक जब तक राजीव जी देश के प्रधानमंत्री थे तब तक इजराइल को हमारे देश ने रिकग्निशन नहीं दी थी, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे हमारे। ये तो आरएसएस के एक एजेंट नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री जब बने, जिन्होंने बाबरी मस्जिद भी शहीद कराई थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना आरएसएस के एजेंट जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने इजराइल को रिकग्निशन दी एज ए कंट्री। ये हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंट, पीछे लंबी फॉरेन पॉलिसी का इतिहास है। तो जो लोग फिलिस्तीनियों को, हमास को आतंकवादी बोल रहे हैं वो खुद आतंकवादी हैं। जो हो रहा है वहाँ पे, चलिए हम मान भी लेते हैं कि इजराइल एक रिकग्नाइज्ड कंट्री है, तो हमास भी तो एक गवर्नमेंट चला रही है। उसी तरीके से वेस्ट बैंक में वहाँ भी तो पीएलओ गवर्नमेंट चला रही है, हमास भी गवर्नमेंट चला रही है ना। ये अगर हम मान लें, मेरा एक जाती ओपिनियन ये हो सकता है कि इजराइल जो है एज ए कंट्री उसकी अभी पूरी तरीके से रिकग्निशन नहीं हुई, ये मेरा जाती एक ओपिनियन हो सकता है। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी माने तो दोनों एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। तो हमास ने जो किया उसको एक तरह की सरप्राइज सर्जिकल अटैक बोल सकते हैं। एक देश ने दूसरे देश पे, ऐसे देश पे जो आतंकवाद की घटनाएं फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया के निगाहों के सामने रोज, चाहे मस्जिद अल अक्सा का हो, यहाँ वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को उठा के टॉर्चर करना, मारना, महिलाओं के ऊपर अटैक करना, घरों में बुलडोजर चलाना, वही जो आरएसएस ने ज़ायनिस्ट फोर्सेस से सीखा है, और बूढ़े बच्चों, हॉस्पिटल्स, सब पे हमले करना। तो ये सब वॉर क्राइम्स या आतंकवाद, जिसको जो भी नाम देना चाहे, मैं तो इसको वॉर क्राइम कहूँगा, जो करती है इजराइल की फोर्सेस, अगर हम उसे एक कंट्री मान के चल रहे हैं तो जो वॉर क्राइम्स कर रहे थे, तो दूसरी वाली जो कंट्री है उसने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है इन वॉर क्राइम्स को रोकने के लिए, और इसका एक तरह से कहा जाए तो बदला लेने के लिए। तो अब हो सकता है हमास से भी कुछ वॉर क्राइम्स हुए हैं इस सर्जिकल स्ट्राइक को करते हुए, तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। लेकिन सिर्फ ये वॉर क्राइम्स हैं, इसको आतंकवाद कहना खुद आतंकवादियों का काम है। जो भी इसे आतंकवाद कह रहा है उसके कहीं ना कहीं तार जो हैं ज़ायनिस्ट फोर्सेस से और आरएसएस और मनुवादी फोर्सेस से जुड़े हुए। लेकिन सवाल यह है कि आप जैसे आतंकवाद बहुत लोग जो मीडिया है, यूरोपियन मीडिया खासकर आतंकवाद तो कहती ही थी, मुस्लिम कंट्री छोड़कर। अब भारत के कुछ यूट्यूबर भी हैं जो यूट्यूब पत्रकार हैं, जिनको पहले टीवी में काम करते थे, अब छोड़कर यूट्यूब पर आ गए, वो भी अब आतंकवाद कहने लगे। बड़े बड़े पत्रकार, अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, रवीश कुमार भी कह रहे हैं, ऐसे लोग आतंकवाद भी कह रहे हैं एक संगठन को। मैं तो बहुत दिन से कहता आ रहा हूं आप लोगों को कि इंडिया में जाति देख के पहला ओपिनियन बनाना चाहिए। हमारे लोग ही नहीं समझते। SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग जो हैं 90% हैं इस देश में, करीब 90% है मोटा मोटी। हम लोग सब एक जैसे हैं, हम लोग सब पीड़ित व्यक्ति हैं। बाकी बहुत सारे लोग बहाना करके, ड्रामा करके हमारी हमदर्दी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो फायदा आरएसएस को ही पहुंचाते हैं। वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाते हैं हमेशा। अगर वो मुसलमानों के फेवर लेते भी दिखाई देते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाते हैं। ये लोग जिनके आप नाम ले रहे हैं, कभी भी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर कितने भी जुल्म हो जाए उनकी आवाज़ नहीं उठाते,
क्योंकि उससे आरएसएस को असली नुकसान होगा। हिंदू मुसलमान करके भले ही आप मुसलमानों के पक्ष में भी बोल रहे हैं तो तब भी आप आरएसएस को ही फायदा पहुंचाते हैं। दिल्ली के दंगों में तो मैंने इन्हें बहुत क्लोजली देखा है। एक जो आप नाम ले रहे हैं रवीश कुमार का, उन्होंने एक तरह से जो आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स ने हमले किए थे उसको हिंदू मुस्लिम झगड़ा बनाने का पूरा नैरेटिव तैयार किया और हमारे लोग उनके फैन हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं आपसे, और जॉर्ज सोरोस नाम के एक जायनिस्ट व्यक्ति हैं, जॉर्ज सोरोस नाम लेके बता रहा हूं, जिसके तार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया में भारत में उससे जुड़े हुए हैं, उनका बैकग्राउंड आप समझ सकते हैं कि वो अल्टीमेटली चाहे किसी भी शक्ल में हो वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं, खिलाफ ही रहेंगे। मजबूरी में उन्हें कुछ भी कहना पड़ रहा हो उसके नहीं देखना चाहिए। और हमारे लोग खुद इनके सब्सक्राइबर बन के इनको पैसे भी कमवा रहे हैं और ये लोग बाहर से भी पैसे ले रहे हैं। लेकिन प्राचार्य साहब, जिस तरह से एक आतंकवादी पूरे देश को फिलिस्तीन या फिलिस्तीन के समर्थकों को कह दिया गया, तो आपने इंटरनेशनल लोग भी जाहिर जानते होंगे, पूरी दुनिया एक पूरे देश को या संगठन को आतंकवादी ठहराकर और मारने पे इस वजह से उतारू है कि वो गलत है। तो अपने हक की आवाज उठाना किस तरह गलत है? जिस तरह भारत में होता है, आतंकवादी बता देते हैं जो सच की बात करता है, खालिस्तानी बता देते हैं, इस टाइप की बातें होती हैं। यही मैं कह रहा हूं ना, ये नैरेटिव देखिए आपके जहन में भी आ गया कि पूरी दुनिया फिलिस्तीन के खिलाफ है, जैसे ऐसा है ही नहीं। ये एक झूठा नैरेटिव ज़ायनिस्ट जो मीडिया है वो डेवलप कर रही है, भले ही हमें वो कितनी अच्छी लगती हो। वो 100 में से 75 काम अच्छे करते हैं, क्यों? ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी बने। लेकिन जो असली मुद्दे की बात आती है उसमें वो शरारत करते हैं, उसमें बेईमानी करते हैं, उसमें वो सारा का सारा मीडिया जो ज़ायनिस्ट मीडिया, और ज़ायनिस्ट मीडिया ज़ायनिज्म में और सेमिटिज्म में फर्क समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहूदी लोग, ज्यू लोग और ज़ायनिस्ट लोग दोनों अलग अलग शख्सियत है। जैसे आरएसएस के कार्डर्स और हिंदू कम्युनिटी दोनों अलग अलग चीज़ हैं। काम गलत करते हैं ज़ायनिस्ट, काम गलत करते हैं आरएसएस के कार्डर्स, और बदनाम होते हैं यहूदी, बदनाम होते हैं ज्यूस, बदनाम होते हैं हिंदू। ये दोनों का फर्क समझना बहुत आवश्यक और ज़रूरी है। अब हम आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने जो ये कह रहे हैं, अगर कोई आतंकवादी है, मैं खुद बता रहा हूं, जो इस्लाम का लबादा ओढ़ के, जैसे आरएसएस के लोग जो है हिंदुइज्म का, हिंदू धर्म का लबादा ओढ़ के आतंकवाद करते हैं ना, इस्लाम का लबादा ओढ़ के जो आतंकवादी हैं, मैं नाम से बता रहा हूं, ISIS और दाइश हैं, 100% आतंकवादी हैं, खालिस आतंकवादी हैं। वो इस्लाम का मिसयूज करके आतंकवाद कर रहे हैं। उनके तार अगर देखेंगे आप सही से, इन्वेस्टिगेशन जब भी होगी, तो वो भी कहीं ना कहीं ज़ायनिस्ट फोर्सेस से और इस तरह की फोर्सेस से ही निकलेंगे। वो हैं आतंकवादी। लेकिन हमास एक कंट्री के नुमाइंदे हैं। ये 2 कंट्रियों में मैं कह रहा हूं ना, मैं साफ साफ कह रहा हूं, वॉर क्राइम तो जरूर हो सकते हैं, और वॉर क्राइम के खिलाफ भारत को अपनी नीति रखनी चाहिए। ये जो भारत, मोदी जी जो एक तरीके से एक फेवर लौटा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब का, क्योंकि उन्होंने अडानी जी को मोदी जी के कहने पे एक ऐसे टाइम में 24 घंटे से भी पहले समर्थन दे दिया। मैं वही कह रहा हूँ, मणिपुर पर 2 महीने खामोश रहे। मैं बता रहा हूँ ना, मणिपुर तो करवाई वो रहे हैं, जब आरएसएस के कार्डर्स तो कर रहे हैं वहां पे। कौन कर रहा है? मेतेई आरामबाई तेंगुल और मेतेई लिपुन नाम के जो 2 संगठन है आरएसएस के, वही तो वहां पे सब गड़बड़ कर रहे हैं। अमित शाह जी तो वहां पे बैठ के उन लोगों को, और मेरे ख्याल से तो, मेरा ओपिनियन तो यही है, क्योंकि होम मिनिस्टर भारत का कहीं जाता है तो वो इतना वजन होता है होम मिनिस्टर की सीट में कि वहां कहीं भी शांति स्थापित कर सकता है। वो जाके फिर भी वहां पे झगड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब अमित शाह जी वहां होम मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, आरएसएस के एक वर्कर की हैसियत से जाके आरएसएस का एजेंडा पूरा करने गए थे कि वहां लड़ाई और बढ़े। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, मणिपुर की बात छोड़ दीजिए आप, मोदी जी का एक ऊपर पर्सनल एहसान किया है बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने, बहुत सारे और भी एहसान किए, लेकिन ये तो एक दुनिया के सामने का एहसान था। वो था जब अडानी जी फंस गए थे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, तो हाइफा का पोर्ट दिया था और अडानी जी के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने फोटो खिंचवाई थी ताकि उनकी छवि जो है थोड़ी सुधार सकें। इसीलिए हो सकता है वापस अब बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने एहसान चुका रहे हैं एक तरह से, पूरे देश के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके। मैं उसी बात पे आ रहा था। अब देखिए, भारत देश क्यों जाना जाता है? भारत देश का जो न्यूट्रल चेहरा है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने बहुत कई दशकों में एक न्यूट्रल चेहरा, नॉन अलाइन मूवमेंट के हम हेड हैं एक तरह से, मतलब हम दुनिया को लीड करते हैं
कि हम किसी का पक्षपात नहीं करते, हम सबको बस बराबर की नज़र से देखते हैं। अब इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, पहले तो बाइपोलर वर्ल्ड, सबसे न्यूट्रल हैं, सबका हम न्यूट्रली बिहेव करेंगे और हमारे लिए हमारे देश का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। मोदी जी ने क्या किया अपने जाति मफाद के लिए, आरएसएस के मफाद के लिए क्या किया? उन्होंने नी जर्क रिएक्शन नहीं, मेरे ख्याल से बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने कहा होगा कि भारत अगर करेगा तो भारत के वजन से और लोग भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अमेरिका में, यूरोप में, यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी खुद कहा है, रशिया तो बिल्कुल एक तरीके से न्यूट्रल नहीं है, स्टैंड ले रहा है फिलिस्तीन के हक में। यूरोपियन पार्लियामेंट ने फिलिस्तीन की दुर्दशा और फिलिस्तीन के ऊपर आतंक और हमलों के ऊपर एक खास सेशन बुलाने के लिए एक तय किया है। तो अमेरिका में भी देखिए, ज़ायनिस्ट फोर्सेस ने अमेरिका को खोखला कर दिया फाइनेंशियली। वहां की सरकार को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स की जरूरत पड़ती है अपना बजट पास कराने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए। तो ये ज़ायनिस्ट फोर्सेस का ही पूरी दुनिया पे एक तरीके से जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं वो यही लोग करते हैं। तो ज़ायनिस्ट फोर्सेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति से भी पहले भारत ने किया था, ये आप अगर देख रहे होंगे। तो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके, भारत की पॉलिसी के खिलाफ जाके मोदी जी ने फैसला किया है, जो उनका जाती फैसला है, जो उनके ऊपर उन्हें रीथिंक करना चाहिए। उसकी वजह मैं बता रहा हूं। पहले एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी वीडियो वायरल हुआ जब मोदी जी ने समर्थन किया, उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन की बात की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने समय मैं इसीलिए तो, जी वही पार्टी है लेकिन विचारधारा अलग मैं अभी ये जाति बता रहा हूं ना, जाति इंटरेस्ट आ गया ना। अडानी जी को सपोर्ट किया। अडानी जी कौन है ये पूरी दुनिया जानती है, मोदी जी तो है एक तरह से। अडानी जी और अमित शाह जी और मोदी जी और अडानी जी तो एक ही है ना। वो पूरे दुनिया में फोन कर करके ऐसे एलिगेशन उन पे लगते हैं कि अडानी जी को बिजनेस दिलवा रहे हैं। तो आप उस तरह की पर्सनल राजनीति को, अपनी पर्सनल मफाद को देश के इंटरेस्ट से ऊपर रखा कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हमें तो निष्पक्ष रहना है। मैं आज भी ये कह रहा हूं, मेरा पर्सनल मानना यह है कि हमें भारत को फिलिस्तीन के साथ होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, खुले तौर पे होना चाहिए, जैसे वाजपेयी जी और उससे पहले सारे प्रधानमंत्रियों ने स्टैंड रखा। लेकिन फिर भी ठंडे दिमाग से सोच के मैं ये बात कह रहा हूं कि हमें फिर भी न्यूट्रलिटी रखनी चाहिए, पर उतनी न्यूट्रलिटी रखनी चाहिए जिससे हमारे देश का ज्यादा फायदा हो। न्यूट्रलिटी कैसे रखनी चाहिए? हमारे को तोलना चाहिए कि हमें किस पक्ष की तरफ अपना स्टैंड थोड़ा सा स्लांट करना है। एक तरफ इजराइल है, उससे क्या मिलता है हमें? नहीं, हथियार, यही मैं आ रहा हूं उस पर। हथियार बेचने, ये कह के बेचता है कि हमारे हथियार जो है सबसे बेहतर है, हमारी टेक्नोलॉजी जो है सबसे बेहतर है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है हमारी, हमारे जो ट्रेनिंग है फौजियों की वो सबसे बेहतर है, बेहतरीन है। तो भारत ने अपने फौजियों को भी वहां सीखने भेजा। भारत जो कि इतना बड़ा देश है टेक्नोलॉजी में, यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप, जो यूरोप और अमेरिका ने स्पेस टेक्नोलॉजी और क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक दशकों में इजाद की, उन्होंने मुश्किल से 10-12 साल में कर दी। हमारे यहाँ इस तरह के साइंटिफिक ब्रेन्स हैं, तो हमें इजराइल से सीखने की जरूरत है टेक्नोलॉजी? नहीं है ना। इजराइल, ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो इजराइल की हैं वो क्या करती हैं, जैसे मोदी जी है ना, अपनी छवि सुधारने के लिए, अपनी छवि जो नहीं है, वो पढ़े लिखे आदमी नहीं है, वो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने झूठी डिग्रियां, ऐसा इल्जाम लगता है ना उन पर, झूठी डिग्रियां बना के अपने आप को बहुत ही विद्वान व्यक्ति साबित किया। उसी तरीके से ये कहाँ से आ रहा है? ये ज़ायनिस्ट फोर्सेस और आरएसएस के लोग ऐसे ही करते हैं। तो ज़ायनिस्ट फोर्सेस ने ये एक झूठा आडंबर बना रखा था कि हमारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, हमारे बहादुर फौजी, हमारी टेक्निक्स जो हैं, कॉम्बैट टेक्निक्स बेस्ट हैं वर्ल्ड में। तो हमास ने ये सर्जिकल स्ट्राइक करके इस सबको तो एकदम एक तरीके से मिट्टी में मिला दिया, ओरा उनका डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो खुद मान रहे हैं कि वी वर सरप्राइज्ड। तो अब मैं आयरन डोम छोड़ दीजिए, वो अपनी फौज की जो कॉम्बैट एबिलिटीज है दुनिया भर में उसका वो करते थे, उनको एकदम छोटे बच्चों की तरह से ओवररन कर दिया, उनकी सारी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय कर दी। वो खुद कह रहे हैं कि हम लोग सरप्राइज्ड हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू साहब कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। वहां के डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी के चीफ ये कहने पे मजबूर हो गए कि हमें समझ में ही नहीं आया क्या हो गया। तो ये एक तरफ ये है, उससे हमें क्या मिल सकता है? ये टेक्नोलॉजी जो कि फेल हो गई, जो कि एक फ्रॉड था, ये कॉम्बैट ट्रेनिंग जो कि एक फ्रॉड था वो फ्लॉप हो गई। भारत के फौजी इससे ज्यादा होशियार है, इससे ज्यादा बहादुर है कॉम्बैट टेक्नोलॉजी में, इससे ज्यादा हमें बल्कि उनको सिखाना चाहिए, और हम उनसे सीख रहे हैं जाके। तो हमारी कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी कम हो रही है उनकी टेक्नोलॉजी लेके, और वो जो उनके हम कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए फौज भेजते हैं, जो उनसे सीखते हैं वो एक फ्रॉड है। एक तो ये हमें इजराइल का फायदा हो सकता था या नुकसान हो सकता है ये। दूसरी तरफ फिलिस्तीन, उसके साथ कौन कौन खड़ा है? रशिया का आप सब लोग भी जान रहे हैं, उसके साथ कम से कम कोई और नहीं तो मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट का भी जिक्र किया आपके सामने,
अमेरिका में 2 धड़े बने हुए हैं जबरदस्त तरीके से, और मुस्लिम ममालिक तो यूनानिमसली सब खड़े हैं। 57 कंट्रीज हैं। भारत देश के दशकों से नहीं, सैकड़ों सालों से इन 57 कंट्रीज से रिलेशन है। इजराइल तो अभी 75 साल हुए ना, वो तो कंट्री अभी बनी है। तो ये हमारे, जिनसे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज। आज भी हमारे जो एनआरआईज हैं, वो एक्सपैट्स हैं, वो वहां से पैसे भेजते हैं, उससे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। पेट्रोल हम इनसे लेते हैं, रशिया से लेते हैं। हमारे पास सस्ता पेट्रोल हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए कहां से आता है? कंसिस्टेंटली कहां से आता है? इन 57 कंट्री से। तो हमें वे करना चाहिए कि हमें किससे फायदा है। फायदा नहीं, इजराइल से नुकसान ही नुकसान है। वो हमारा खून चूसता है, और ये लोग बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, इस्लामिक कंट्रीज, वो हमें फायदा पहुंचाती है। तो ये हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट देश की जनता का होना चाहिए इसके लिए। लेकिन फिर भी हमें एक न्यूट्रल स्टैंड रखना चाहिए। ये बोलना चाहिए कि वॉर क्राइम्स जो भी करेगा, चाहे वो हमास करे चाहे इजराइल करे, उसकी हम मुखालफत करते हैं। हमारा स्टैंड न्यूट्रल है। हाँ, फिलिस्तीन के साथ इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, क्योंकि यूएन के दर्जनों रेजोल्यूशंस हैं, उसकी वायलेशन कर रहा है ये इजराइल, यानी कि ज़ायनिस्ट फोर्सेस। मैं इजराइल में भी फर्क समझता हूं, इजराइल नहीं, ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो कर रही हैं, उनके खिलाफ हमें स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशंस हैं उसके खिलाफ। लेकिन सवाल है सर कि पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं समर्थन में पैलेस्टाइन के, लेकिन भारत में एमयू अलीगढ़ में एमयू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन होता है तो कुछ लोगों पर केस हो जाता है। तो क्या प्रदर्शन करना भी गुनाह है समर्थन में? प्रदर्शन तो देखिए, किसानों ने प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ हुए, शाहीन बाग के प्रदर्शन हुए, ये हमारा संवैधानिक हक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मेरे ऑफिस पे 15 घंटे की रेड हुई, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए। मैं तो खुद जिंदा जीता जागता एग्जाम्पल बैठा हूं ना। पूरी आरएसएस, अमित शाह जी मुझे मारने के लिए दिन रात साजिशें कर रहे हैं। ये तो इनका तरीका है ना, ये मनुवादियों का। रेड तो अमानतुल्लाह खान के हुई है अभी। नहीं, वो दूसरी वजह से हो रही है, वो तो उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। वो एक उनका जाती काम है, उन्होंने जो भी वक्फ बोर्ड में किया वो उसका अंजाम है, वो अंजाम होना ही था। पर मैं अभी उनको डिस्कस नहीं करना चाहता। मेरे ऊपर तो ये हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, वो एएमयू के छात्रों की भी है, देश की SC ST OBC और माइनॉरिटी की जितनी भी आवाम है, उनकी जो हिमायत है, उनकी जो हमदर्दी, वो तो फिलिस्तीन के साथ है। भारत देश की इतने सालों तक फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी रही है। वाजपेयी जी की हमदर्दी फिलिस्तीन के साथ रही है, जो कि RSS के व्यक्ति थे, लेकिन वो समझदार थे। उनमें कुछ थोड़ी बहुत देशभक्ति इतनी थी उनमें कि वो देश के फेवर में काम कर रहे थे। ये मोदी जी तो बिल्कुल ही, मतलब मुझे हैरानी होती है कि कैसे इनको इतनी बड़ी पोस्ट पर रह के भी देश से प्रेम इनका उतना क्यों नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। खैर, ये तो CANRC, ये तो जर्नलिस्ट को जेल भेज रहे हैं, ये तो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स राहुल गांधी जी के साथ क्या किया इन्होंने, ये तो इनका तरीका है। इससे ये समझना चाहिए कि AMU के छात्र जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर किस तरीके से ये पाउंस किया इन्होंने, सब इलीगल था ना। लेकिन सर, इसमें सवाल ये है कि मोदी जी का जो एक छवि बनी हुई है पूरे भारत में, आपने देखा होगा कि एक समुदाय विरोधी एक तरह से कह लीजिए, वो उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे शायद इंटरनेशनल लेवल पे भी साबित किया है कि मैं इनके खिलाफ इस लेवल तक हूँ, और उसमें देश का बहुत बड़ा नुकसान है। आप भी जानते हैं, जिस तरह यूक्रेन और रशिया वाला युद्ध हो रहा है, उसमें भारत ने बड़ी चालाकी से किसी न्यूट्रल रह के बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का एकदम बयानबाजी करके मोदी जी ने पूरे देश को एक तरह से विचारधारा को सकते में डाल दिया, पूरी दुनिया हैरान रह गई इस मसले से। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये उनका एक जाती मफाद जिसे कहते हैं ना, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, अडानी जी की वजह से भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। जो दुनिया में दूसरे ज़ायनिस्ट फोर्सेज और RSS मिलकर दुनिया भर में अब फ्रॉड कर रहे हैं, फाइनेंशियल बंगलिंग्स कर रहे हैं, उसकी भी मजबूरी हो सकती है। क्योंकि मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन ही तो चाइना और पाकिस्तान से मिलकर देश की जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए चाइना के लोग यहाँ से पाकिस्तान के लोग चुरा के ले जा रहे हैं। तो ये सब तो ये ज़ायनिस्ट फोर्सेस के साथ मिलकर ही तो RSS के लोग मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन कर रहे हैं। तो मोदी जी की वो ज़ाती मजबूरी थी जिसकी वजह से वो नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वो हो सकता है नेतन्याहू साहब ने उनको अपने फेवर का याद दिला के फ़ोन भी किया हो, ये तो सब हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि क्यों ऐसा रिएक्शन किया उन्होंने, जो बिल्कुल हैरान नहीं कर देने वाला था। भारत की पॉलिसी चेंज कर दी उन्होंने, और बगैर कोई कैबिनेट मीटिंग किए कर दी। चलिए, जो भी एक फॉर्मेलिटी तो होती है ना, इतना बड़ा अगर हम अपना पॉलिसी मैटर चेंज कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी स्वयं तो कुछ होते नहीं है ना, प्रधानमंत्री जी कैबिनेट का स्पोक्स पर्सन होते हैं एक तरह से।
तो कैबिनेट में भी उन्होंने फैसला नहीं लिया, पता नहीं किससे बात करके, राष्ट्रपति महोदय से बात नहीं की, एकदम से जो ये फैसला किया, ये बहुत ही एक तरीके से गलत है, देश के इंटरेस्ट में नहीं है। हाँ, वो चालाकी की बात नहीं है, हर एक देश की प्रथम जिम्मेदारी, हर एक देश के जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनकी प्रथम जिम्मेदारी होती है अपने देश का इंटरेस्ट वॉच करना। लेकिन तो वो एक सही स्टैंड है। रशिया और यूक्रेन में हमें न्यूट्रल रहना, उसी तरीके से इसमें भी न्यूट्रल रहना। हाँ, थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए फिलिस्तीन की तरफ, तब भी हमें यह बोलना चाहिए, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, कि वॉर क्राइम्स अगर कोई भी करेगा तो हम उसके खिलाफ हैं, सख्ती से खिलाफ है। लेकिन आपसे सवाल ये है कि जिस तरह ये सब हो रहा है पूरे दुनिया में, एक तरह से उथल पुथल मची है, क्या नतीजा देखते हैं आज आप इस पूरी जंग और इस तनातनी का? देखिए, बहुत सारी चीज़ों की वजह है। जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं वर्ल्ड की, वो एक्सपोज होती जा रही हैं धीरे धीरे, उनकी फाइनेंशियल बंगलिंग्स, और उसमें अब आरएसएस भी शामिल होती जा रही है। मुझे बड़ा डर लगता है अपने देश के लिए कि ये आरएसएस के लोग गलतियां और ज्यादतियां तो खुद कर रहे हैं, बेईमानियां ज़ायनिस्ट फोर्सेस के साथ मिलकर खुद कर रहे हैं, लेकिन देश का नाम बदनाम होगा इससे। ये मेरा एक बहुत बड़ा डर है हमारे देश के लिए, जिसके लिए मैं काम भी कर रहा हूँ। लेकिन जो इनकी जो सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, तो ये हर जगह से, रशिया में देखिए, अब ज़ायनिस्ट फोर्सेस की बदनाम कौन होते हैं? ज्यूज। ज़ायनिस्ट फोर्सेस बदतमीजी जो कर रहे हैं सब जगह, वो सब जगह एक्सपोज हो रहे हैं। यूरोप में एक्सपोज हो रहे हैं, अमेरिका में एक्सपोज हो रहे हैं, सब जगह एक्सपोज हो रहे हैं। तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो वो फिलिस्तीन के साथ जो लिमिटलेस बदतमीजियां पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, वो एक तरह का प्रोवोकेशन होता है कि किसी को इतना दबाओ, इतना तंग करो कि वो रिएक्शन करे, ताकि उनको एक डाइवर्जन मिले। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार जो है कितनी मुश्किल से बनी है, आपको पता है ना। तो वो फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर जो मस्जिद अल अक्सा की जो बेइज्जती बार बार बेहुरमती कर रहे थे, वहाँ के लोगों को, बच्चों को, रोज़ तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि असली पिक्चर तो कभी नहीं आ पाती है बाहर, लेकिन इस जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको भी मजबूरी में होकर, मतलब अगर 100 गुना वहाँ होते होंगे तो वो 10 गुना ही दिखाते हैं। तब भी वो इतना ज़्यादा हो गया कि दुनिया भर में उसके लिए रिएक्शन कर दिया, और वो हमास ने रिएक्शन कर दिया उसका। तो अब ये हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू साहब ये चाहते हो कि ऐसा हो जाए, वरना तो मेरी खुद की सरकार ही खतरे में हो सकता है। कल मेरे करप्शन चार्जेस की वजह से मैं ही प्रधानमंत्री हट जाऊं, हो सकता है इसी वजह से वो जुल्म कर रहे हो कि इसका तो रिएक्शन करेगा ही ना, कोई भी करेगा। लेकिन एक लास्ट में सवाल सर ये है आपसे, जिस तरह इस युद्ध की वजह से पूरे भारत में प्रधानमंत्री के बयान के बाद लोग समर्थन और विरोध में उतरे हैं, सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे होंगे, लोग झंडे तक लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एएमयू वाला मामला भी जो पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पूरे देश को या देश के मुसलमानों या पूरे देश को किस तरीके से ऐसे वक्त में क्या स्टैंड लेना चाहिए? और मैंने आपको बताया ना, हमारी पॉलिसी होनी चाहिए न्यूट्रलिटी की। हमें वॉर क्राइम्स के खिलाफ सबको एकजुट होकर, खास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज को आवाज उठानी चाहिए कि वॉर क्राइम नहीं होने चाहिए दोनों तरफ से, दोनों तरफ से नहीं होने चाहिए। दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ, और उस तरफ से खास तौर पे नहीं होने चाहिए जो ताकतवर है, जिसके पास हथियार ज्यादा है, जिसके पास इक्विपमेंट ज्यादा है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, उस तरफ से तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए वॉर क्राइम्स। जो उसके वेल डिफाइंड तरीके हैं जंग लड़ने के, उसी के भीतर रह के होनी चाहिए। एक बात। दूसरा, थोड़ा सा टिल्ट भारत का, क्योंकि मैंने आपको वजह भी बताई, हमारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट, हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं मुस्लिम कंट्रीज से, हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं रशिया से, हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और जुड़े हुए हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद में मुल्कों से। उन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की वजह से हमारा स्टैंड टिल्ट होना चाहिए थोड़ा सा फिलिस्तीन की तरफ।